जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एसएससी एक्सपर्ट YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम के तीसरे लेक्चर में आप सभी का हम आज बात करने वाले हैं सम नंबर, उसके बाद विषम संख्या और सम संख्याओं पे। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है सम संख्या किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो कि मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो एक से लेके इन्फिनिटी तक होती है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। उन्हीं प्राकृत संख्याओं में से वो संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, उसी को हम कहते हैं इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। तो उदाहरण हम देख लेते हैं सम संख्या के, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ये क्या है, एक इवन नंबर है। इवन मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब जिस संख्या के लास्ट में रहेंगी, ठीक, 0, ये सब जो संख्या दी जाएगी उसके लास्ट में रहेंगी, तो क्या होंगी, ये इवन नंबर मतलब सम संख्याएं होती हैं। किसी भी संख्या के पीछे 2, 4, 6, 8, 0 अगर ए संख्या लग गई तो क्या बन जाती है, वो सम संख्याएं बन जाती हैं। ठीक, जो भी नंबर रहेंगे क्या होंगे, 2 अगर किसी के पीछे रहेगा तो क्या होगा, 2 से विभक्त होगा, मतलब 2 से डिवाइड होगा। जैसे अगर हम कोई संख्या लेते हैं 12, जैसे 12 ले लिए, तो 12 क्या है, एक सम संख्या है। तो क्या है, इसको जैसे स्टेटमेंट मैंने क्या दिया, वे प्राकृत संख्या है। 12 क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और इसको 2 से पूर्णतः विभक्त किया जाए, 2 से इसको पूर्णतः विभक्त किया जाए, इसको क्या हो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा 6। तो मतलब ये पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है, इससे क्या मतलब हमको मिलता है, ये एक सम संख्या है। अगर 13 ले लें, मान लो 13 ले लें, इसको हम 2 से डिवाइड करें, तो क्या 2 से डिवाइड हो पाएगा, इसमें एक शेषफल बच जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सम संख्या नहीं है। इसलिए जिन संख्याओं के, तो 13 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। तो 13 भी एक क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, लेकिन ये 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं, इसलिए क्या होगा, ये सम संख्या नहीं है। तो आगे और नंबर देख लेते हैं हम, आगे 2 और नंबर देख लेते हैं। जैसे मान लो 2, 3, 4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 70, मतलब 117। तो 234 जो नंबर है, ये भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो उसी के बीच में 234 भी एक नंबर है। तो उसको एक कौन सा है, मतलब सम है कि इवन है, सम है या विषम है। तो इसको जांच के लिए हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम और यार एग्जाम्पल के लिए कई नंबर लिख देते हैं, जितने मतलब 2, 4, 6, 8, 0, जिस नंबर के पीछे यूनिट डिजिट में ये नंबर रहेंगे वो क्या होंगी, वो सभी संख्याएं सम होंगी। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 0, ये नंबर जो भी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, ये जितने नंबर दिए जाएंगे, प्राकृत संख्याएं दी जाएंगी, अगर उनके लास्ट में ये नंबर दिख गया तो क्या हो जाएगा, वो सम संख्या होगी। 2, 6, 9, 6, 6 लास्ट में दिख गया, क्या है, एक सम संख्या है। 1, 1 क्या है, 1 इसमें नहीं दिया गया है, क्या है, 1 एक सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसके अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या का इसी का उल्टा हो जाएगा। विषम संख्या वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्याएं कहेंगे। तो इसी में हम आगे लिखते हैं, इसको समझ लिए ना, आगे हम बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या
ऑड नंबर, ठीक, ऑड नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं? देखो, वे प्रकृत संख्याएं, सम संख्याओं का विपरीत ही क्या है? विषम संख्या है। उसमें क्या है? वे प्रकृत संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाए। विषम संख्या, विषम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो, ठीक। वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो, विभक्त या विभाजित ना हो, ठीक है। वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो या विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या, ऑड नंबर कहते हैं। इसके जैसे 13 क्या है? एक विषम संख्या है। 15 क्या है? एक विषम संख्या है। 17 क्या है? एक विषम संख्या है, ठीक। जो जिसके शेषफल मतलब जो विषम संख्याएं, उसे हम कहेंगे जिसके मतलब जो सम संख्याएं, सम संख्याओं में जैसे क्या बात करते हैं? सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अगर उसी सम संख्या में अगर रिमाइंडर एक बच जाए, मतलब शेषफल एक बच जाए, तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको हम दो से डिवाइड करेंगे, इसमें शेषफल क्या बचेगा? एक बचेगा, तो क्या है? एक विषम संख्या है। अगर एक शेषफल ना बचे तो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा, ठीक। दो 141, उसके बाद 151, उसके 163, ये सब क्या है? ये सब सारे विषम संख्याएं हैं, ठीक है। ये दो टॉपिक हो चुके हैं। अब अगले टॉपिक पे हम आते हैं स्थानीय मान और जातीय मान, फेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक, स्थानीय मान, स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब जिस नंबर पर रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं? उसके पीछे उतने डिजिट का जीरो लगा देते हैं, उतने नंबर जितने से रहेगा। जैसे इकाई पे है तो इकाई पे स्थानीय मान और जातीय मान दोनों सेम रहता है। तो आते हम इसको परिभाषा देख लेते हैं। किसी संख्या में, किसी संख्या संख्या में, किसी संख्या में अंक का, अंक का स्थान के अनुसार मान को स्थानीय मान कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3649, अगर हम 4 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 4 गुणे कितने डिजिट पे है? इकाई दहाई। अगर दहाई पे रहेगा तो किससे गुणा करेंगे? 10 से।
अगर दहाई अंक पे, तो क्या किसी संख्या में अंक का स्थान के अनुसार मान को स्थानीय मान कहते हैं। इसको कौन से स्थान पे, इसका स्थान कौन सा है, दहाई। दहाई है मतलब 10, 10 से हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या होगा 40। इसमें अगर 4 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40। अगर हम इसका 6 का अगर हम स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई इकाई दहाई सैकड़ा। किस स्थान पे है, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, 100 के स्थान पे है तो क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600। अगर 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 600। अगर हम 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, 3 गुणे कितने नंबर पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इसको कितने से गुणा करेंगे, 1000 से, तो क्या हो जाएगा 3000। ठीक, स्थानीय मान समझ में आया। जैसे अगर हम इकाई का जो यूनिट हो रहा है लास्ट का, उसका इकाई मान, स्थानीय मान और जातीय मान सेम रहता है। अगर 9 का क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई इकाई का मतलब 1 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, ठीक 9 हो जाएगा। ठीक, अगर कोई और डिजिट ले लेते हैं, इसके आगे और कोई नंबर ले लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके और आगे नंबर कोई ले लेते हैं उदाहरण के लिए, अगर हम ले लेते हैं 9 8 7 6, 8 का स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान 8 का स्थान, इसमें प्लेस क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्थान कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा है मतलब 100, 100 से इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 800। अगर 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9000। ठीक, ये रहा स्थानीय मान का रूल। अब आते हैं जातीय मान। तो स्थानीय मान हो चुका है, उसके आगे क्या है, जातीय मान। जातीय मान को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान को हम जातीय मान कहते हैं। तो मतलब जो स्थानीय मान में क्या होता था, किसी संख्या के स्थानों के अनुसार, मतलब जो अंक दिया रहता है उसके जिस स्थान पे है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि इसमें क्या है, इसमें जातीय मान है। जिस नंबर पे रहेगा, जिस नंबर का जातीय मान पूछेगा उसका वही जातीय मान होगा। जैसे मान लो 7, कोई नंबर दे दिया 67692, अगर 6 मतलब 6 का जातीय मान पूछेगा, 6 का जातीय मान बताओ, का जातीय मान क्या है। ठीक, 6 का जातीय मान 6 ही होगा, मतलब किसी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान ही जातीय मान होता है। किसी संख्या का अगर यही स्थानीय मान होता क्या हो जाता, जितने अंक के प्लेस पे है उसी से उसका मल्टीप्लाई हो जाता, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे तो 100 से गुणा हो जाता। लेकिन जातीय मान में क्या है, जिस अंक के अंकीय मान है, जो संख्या है मतलब 6 है, इसका जातीय मान भी क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। ठीक है, 6 से ही इसका 6 ही स्थानीय मान 6 से हो जाएगा और जातीय मान क्या हो जाएगा 6 ही रहेगा। ठीक है, अगर 7 का जातीय मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा 7, 9 का जातीय मान पूछेगा 9। ठीक है, और कोई नंबर ले लेते हैं। अगर 9 का जातीय मान पूछेगा, इसमें 9 का जातीय मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा 9। अगर 8 का जातीय मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा 8। जो जिस नंबर का मतलब जिस संख्या का अगर जातीय मान पूछेगा वही नंबर क्या हो जाएगा जातीय मान हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। इसको स्थानीय मान और जातीय मान को मर्ज करके क्वेश्चन बनता है। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है,
जैसे हो गया, दे दिया गया 6 7 8 9 0, इसमें दे दिया गया 8 का स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। अंतर तो क्या ज्ञात करो। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। 8 का स्थानीय मान सैकड़े पे स्थान पे है तो क्या हो जाएगा 800। ये क्या हो जाएगा, ये प्लेस वैल्यू हो जाएगा। अगर 8 का फेस वैल्यू पूछे तो 8 ही होगा। इसमें क्या पूछा, 8 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो क्या है, स्थानीय मान क्या आया है 800, जातीय मान क्या हो जाएगा 8। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, यहाँ मतलब एक हासिल ले लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 बचा 792। 8 का स्थानीय मान और जातीय मान का अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 में से 8 कम हो जाएगा तो बचेगा 792। अगले और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर 6 का यही पूछ ले, इसको 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। अंतर ज्ञात करो। 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार से क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6000। इसी का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया, जिस संख्या मतलब जिस संख्या का अगर फेस वैल्यू पूछे, जातीय मान पूछे, वही संख्या उसकी फेस वैल्यू हो जाती है। 6 का स्थानीय मान 6000, 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा 6। इन दोनों को अंतर पूछा है तो इसको माइनस कर देंगे 6, तो कितना आ जाएगा, यहां से एक हासिल लेंगे 10 बन जाएगा, यहाँ भी क्या बन जाएगा, यहां से हासिल लेंगे 10 बन जाएगा, फिर यहां से हासिल लेंगे 10 बन जाएगा, 10 में से 6 गए 4, तो यहाँ काय बचेगा 9, फिर 9 5। अगर 6000 में से 6 रुपए निकल जाएगा, मतलब 6 निकल जाएगा, कितना बचेगा 5994। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, उसका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं आप लोग, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हम तो पूर्ण संख्या है, इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्या वो क्या होती है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। इसमें आप लोग सोचें ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों के योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या पुराना वाला मत समझिएगा जो होल नंबर है, होल नंबर से हटके है। होल नंबर क्या होता था, उसमें जैसे परफेक्ट नंबर है, इसको इंग्लिश में परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका उदाहरण होता है, जैसे मान लीजिए पहला क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं 6। वे संख्याएं जिनका गुणनखंडों के योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या। इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6। ठीक, इनका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6।
क्या कह रहा है, स्वयं को छोड़कर, स्वयं को इसको छोड़कर इन सबको ऐड किया जाए, योग किया जाए, 1 + 2 + 3, इनको ऐड करेंगे फिर से वही नंबर 6 ही मिल जाएगा। इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। ठीक है, जो संख्या दी जाए वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों के योग, मतलब जो गुणनखंड हो उसके बाद स्वयं को छोड़कर, जो स्वयं संख्या दी गई रही हो उसको छोड़कर बाकी उसके आगे जितने गुणनखंड हो सकते हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। अगर वही संख्या प्राप्त हो गई तो क्या होगी, पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर होगी। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं 28 को। दूसरा हम देख लेते हैं 28 का। 28 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उसके बाद 4, 7, उसके बाद 14, उसके बाद 28। तो इसमें क्या बोला है, स्वयं को छोड़कर, 28 को छोड़कर, 28 को छोड़कर बाकी सभी संख्या को जोड़ देंगे। अगर 28 ही प्राप्त हुआ तो क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। ठीक, 2 1 3, 1 2 3, 3 में 4 ऐड करेंगे 7, 7 में 7 ऐड करेंगे 14, 14 में 14 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 28। तो क्या है, ये परफेक्ट नंबर है। और नंबर ले लेते हैं, अगर मान लो एग्जांपल के लिए और नंबर ले लेते हैं, उसको हम चेक करते हैं क्या पूर्ण संख्या है। 35 ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं। 35 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, उसके बाद स्वयं 35 ही हो सकता है। ठीक, इन सबको 35 को छोड़ देंगे, 35 को छोड़ देंगे, बाकी को ऐड कर लेंगे 1 + 5 + 7। तो क्या एक पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं होगी क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि 35 आ जाना चाहिए इन खंडों को योग करने पे। 5 1 6, 6 + 7 7 6 13 होता है, 7 6 13। ये पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि एक 35 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे कि इस पे और टॉप क्वेश्चन बन सकते, इसके अलावा और कौन से नंबर हो सकते हैं उसको हम लिखा देते हैं। 496, इसको आप लोग चेक करिएगा, एक ये नंबर हो गया। उसके बाद 81 28, ये भी एक परफेक्ट नंबर है। सबसे छोटी परफेक्ट नंबर, सबसे छोटी परफेक्ट नंबर क्या होती है, पूर्ण परफेक्ट संख्या हो चुकी है। उसके आगे हम आते हैं रामानुजम संख्या। रामानुजम संख्या आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे तो आप लोग गौर से सुनिएगा, इसको क्या कहते हैं, रामानुजम संख्याएं क्या क्या होती हैं। ठीक, वे न्यूनतम संख्याएं जिसे दो अलग अलग प्रकार के घनों के योग के रूप में लिखे जाएं। ठीक है, वे न्यूनतम संख्याएं जिन्हें दो अलग अलग प्रकार के घनों के रूप में लिखा जाए। ये नंबर आप लोग पहली बार सुन रहे, जो पढ़े लिखे हैं, जो कई मतलब हाई क्लासेस में पढ़ चुके हैं वो तो सुने होंगे, जो लेवल ऑफ फ्रेशर होंगे कंपटीशन में वो लोग अभी शायद न सुने हों। तो आइए हम देखते हैं रामानुजम संख्या क्या है। तो इसके एग्जाम्पल परिभाषा मैंने बता दिया, वह न्यूनतम संख्या जिसे दो अलग अलग प्रकार के घनों में लिखा जाए, मतलब योग के रूप में लिखा जाए। ठीक है, देखते हैं पहला संख्या क्या, पहली संख्या क्या है रामानुजम संख्या 1729। 1729 संख्या क्या है, पहली रामानुजम संख्या है। पहला नंबर, 12 का घन कितना होता है, 12 का घन प्लस 1 का घन। ठीक है, इसका होता है 1728। 12 का घन क्यूब कितना होता है 1728 प्लस 1 का क्यूब कितना होता है 1, कितना हो गया 1729। इसको एक प्रकार से और कैसे लिख सकते हैं, 10 का घन प्लस 9 का घन।
क्या हो जाएगा, 10 का घन कितना होता है 1000 प्लस 9 का घन कितना होता है 729। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1729। दो अलग अलग घनों से, एक तो 12 और 1 के घन के योग से बना है क्या 1729। दूसरे नंबर पे 10 का क्यूब और 9 का क्यूब के योग से बना हुआ है 1729। तो बोला ये रूल ए पहली रामानुजन संख्या है, वह न्यूनतम संख्या जिसे दो अलग अलग प्रकार के घनों के योग के रूप में लिखा जाए उसी को हम रामानुजन संख्या कहते हैं। तो 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना होता है 1728 और 1 का क्यूब कितना होता है 1 का क्यूब 1 ही होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसको 10 और 9 के क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो इन दोनों का योग कर देंगे कितना होता है 1729। ठीक है, जैसे कि नंबर सिस्टम के कई टॉपिक हो चुके हैं तो उस पर हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो आज उस पर हम आज समराइज कर देते हैं, क्योंकि 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर हो चुका है। तो अब हम देखिएगा कौन कौन से लेक्चर हो चुके हैं। तो देखते हैं उसमें कौन कौन से लेक्चर हो चुके हैं। जैसे संख्याओं में कौन कौन सी संख्या हो चुकी है, वास्तविक संख्या, उसके बाद काल्पनिक संख्या, उसके बाद समृद्ध संख्या। तो वास्तविक संख्याओं में हमने कई टॉपिक कर चुके हैं। वास्तविक संख्या में क्या कौन सी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद सम इवन आज ही कर चुके हैं, उसके प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सब पे हम बात कर चुके हैं। आप लोग अगर उसको ना देखे हो जाके प्रीवियस लेक्चर को आप लोग एक बार गौर से देख लीजिएगा, इन सब पे हम बहुत भारी चर्चा किए हुए हैं। ठीक है, और अगले लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, जो कि आप परिमेय संख्या बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें ही आप उसके आगे दशमलव प्रसार पढ़ेंगे, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में। जय हिंद दोस्तों।